जुड़े हैं नवाब मलिक जी, जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ ही जो है ये अपने काम और अपनी जो है कार्य प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं इस बढ़ते कोरोना के समय में नवाब मलिक जी का क्या कहना है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल दाव पेच में। सर, मैं सबसे पहला आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, ऑब्वियसली सरकार अपनी नीतियों में लगी हुई है कोरोना से निपटने के लिए। सर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार, आपकी जो सरकार है, जो वो सफल हुई है कुछ हद तक कोरोना को रोकने में के लिए महाराष्ट्र में, खास करके मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा है कि कोरोना को लेके सबसे पहले अगर कोई सरकार गंभीरता से सामने आई तो महाराष्ट्र की सरकार थी। जब पूरी दुनिया में कोरोना की शुरुआत हो गई, सबसे पहला पेशेंट हमारा पूना में मिला, जो दुबई से जाकर एक टीम थी 6 लोगों की गई थी। उसमें 5 लोग पूना के थे और एक अहमदनगर के। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से कहा कि जो विदेशी विमान है वो आ रहे हैं, उन्हें रोका जाए, या आते समय 14 दिन कम से कम उन्हें क्वारंटाइन कंपलसरी किया जाए। हम लोगों ने बहुत सारी सूचनाएं केंद्र सरकार को दी, लेकिन समय रहते हुए जो विदेश से कोरोना वायरस आया है, अगर विदेशी यात्रियों को समय पे रोक दिया जाता या उन्हें क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया जाता तो आम नागरिकों में ये जो कोरोना वायरस है उसका प्रादुर्भाव होता नहीं। सही मानों में देरी की गई। 30 जनवरी को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने के बाद भी केंद्र की सरकार ये कह रही थी कि कोई इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं। हमें लगता है शुरुआती दौर में चूक हो गई महाराष्ट्र में, खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद है। 25 लाख नागरिक जो विदेश से आए, उसमें अधिकांश 15 लाख लोग महाराष्ट्र में आए, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पे फैला। लेकिन इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कदम भी बहुत सारे उठाए। जो भी चेकअप पूरे देश में हुआ, उसका 40% जो है वो टेस्ट हमारे महाराष्ट्र में हुए, और जब टेस्ट ज्यादा हुए तो ज्यादा लोग डिटेक्ट भी हुए हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन मुंबई जैसा शहर है जहाँ महाराष्ट्र में जितने भी केसेज हैं, 30% केसेज देश के पूरे महाराष्ट्र में है, और उसमें जो महाराष्ट्र में है उसके 2/3 जो केसेस हैं वो मुंबई में से आता है। लगभग देश में 15 से 18% केसेस मुंबई शहर में है। मुंबई अलग तरह का शहर है, बड़ी इमारतें भी हैं, तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग शिफ्ट में सोते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने नियम बनाया है, उन लोगों को उसके पालन करना कहीं ना कहीं कठिन है। लेकिन फिर भी पिछले 45 दिन से लोगों ने सहयोग दिया है। पुलिसकर्मी हो, जनता हो, डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने सहयोग दिया। हम सभी का आभार मानते हैं। सर, और दूसरी बात में सबसे पहले जो बात आती है, अब रमजान का महीना चालू है। सबसे पहले तो आपकी उसको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से आपको। और सर, उसको देखते हुए ऑब्वियसली सब लोग जो है मुस्लिम समुदाय भी उसका पालन करता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो इस टाइम पे रमजान, ऑब्वियसली ये हाथ में नहीं है और सबको अपने अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, तो आपको क्या लगता है कि उसका पालन हो रहा है? सब लोग उसका पालन कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट महीना माना जाता है। देखिए, रमजान से पहले ही जब पहली बार लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उससे पहले उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपील की कि जो धार्मिक स्थल है उसे बंद किया जाए, लोग मस्जिदों में नमाज ना पढ़े, 2 या 3 लोगों से ज्यादा लोग मस्जिदों में ना रुके। तो हमें लगता है रमजान से पहले जो निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया था उसका स्वागत करके लोगों ने, इक्का दुक्का वाकया छोड़ के सभी जगह लोगों ने उसे स्वीकारा था। उसके बाद शब बारात जैसा त्योहार आया, अम्बेडकर जयंती आई, महावीर जयंती आई, ईस्टर आया, गुड फ्राइडे आया, और भी त्योहार हमारे आए, गुड़ी पड़वा आया। सभी लोगों ने इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया। रमजान आने के बाद जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी कि मस्जिदों में तरावी की नमाज या कोई भी नमाज नहीं होगी, रोज सामूहिक रूप से कोई इफ्तार पार्टियां नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। तो हमें लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइन बनाई है, लोगों ने उसको सहयोग देने का काम किया, और निश्चित रूप से ये सराहनीय है। त्योहार सभी धर्मों के आए, लेकिन सभी लोगों ने दिल बड़ा करके जो भी सरकार ने कहा उसे माना है। हम उसका सभी का आभार मानते हैं।
सर और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि आप एनसीपी से हैं और इस बार जो है हम गठबंधन की सरकार देख रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि कोरोना के टाइम पे स्पेशली बात कर रहा हूं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या एकजुटता है आपस में आप लोगों में, ताकि जो है इसका फैलाव रोका जाए? आप उसको कैसे देख रहे हैं? ये नो डाउट अंदरूनी चीजें हैं, बट आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर जनता जानना चाहती है कि उन्होंने आपको नियुक्त किया है और मौका दिया है एक गठबंधन के रूप में, तो सर इस सब गतिविधियां किस तरीके से चल रही हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो ऐसे समय में 3 विभागों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो हेल्थ विभाग है, जो राजेश टोपे जी हमारे मंत्री हैं, वो पूरी तरह से फ्रंट पे आकर तमाम हेल्थ को लेकर पूरा मॉनिटर करना, किस तरह से गाइडलाइन बनाना, अस्पताल में व्यवस्था है कि नहीं, मीटिंग करना, केंद्रीय टीम के साथ जाना। तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से आपके सामने है, उनकी सारी गतिविधि लोगों के सामने आती है। दूसरा पुलिस का महकमा है, अनिल देशमुख की जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट है पीडीएफ सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशनिंग का है या शिव भोजन की व्यवस्था है। तो ये 3 डिपार्टमेंट फ्रंट पे काम कर रहे हैं और जिसको लेके बड़े पैमाने पे लोगों को राहत देने का काम हो रहा है। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कुछ लोग अलग अलग जगह प्रेजेंट भी रहते हैं, कुछ बीसी से ज्वाइंट होते हैं और कैबिनेट का जो भी डिसीजन होता है उस पर अमल करने का काम किया जाता है। और मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं, जो अर्जेंट निर्णय कुछ लेना होता है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय कुछ सभी लोगों से कैबिनेट में बुलाकर उस समय बात नहीं हो पाती है। तीनों पार्टियों के कोई मुख्य नेता हैं, बैठते हैं, उसको चर्चा करके कहीं ना कहीं डिसीजन लेके आगे बढ़ने का काम सरकार कर रही है। सर और हाल ही में हमने देखा है, नो डाउट हम दूसरे स्टेट का है वो एक उदाहरण के तौर पे मैं लेना चाहूंगा सर, जैसे अभी एक यूपी हमारे स्टेट ने एक निर्णय लिया है बिजनेसेस को लेकर के, व्यापारियों को लेकर के, कि वहां पे लेबर लॉस जो है वो 3 साल के लिए रद्द कर दिए जाएं ताकि व्यापारियों को कुछ निजात मिले। सर आप ये निर्णय नो डाउट हम महाराष्ट्र में लेके आ रहे हैं कि इस निर्णय को अगर आप भी अपने पहलू से देखेंगे, आप लेबर मिनिस्टर रहे हैं, क्या ऐसा निर्णय दोनों हितों के हक में है? अगर हम लेबरर को भी काउंट करें और बिजनेसमैन को भी काउंट करें, आपकी क्या दृष्टि है और क्या ऐसा निर्णय महाराष्ट्र में लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, लेबर लॉस को हम मानेंगे नहीं, पूरी तरह से उठाकर किनारे रख देंगे। ये सामंतवादी मानसिकता है। लेबर लॉज इसीलिए बनाए गए थे कि मजदूरों के शोषण ना हो, उनको पसीना बहे तो उसको उसका न्याय मिले। अगर कोई ये कहता है कि 2 साल के लिए लेबर लॉस को हम नहीं मानेंगे, नहीं लागू करेंगे, तो योगी जी सामंती मानसिकता से इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कारखाना, कंपनी होनी चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, लेकिन लेबर लॉज ही लागू नहीं करेंगे, ये सामंती मानसिकता है, ये महाराष्ट्र में नहीं चल सकती। सर और एक और सवाल मेरा जाता है सर, जैसे कि आप सिनेरियो देख रहे हैं, काफी हद तक कोरोना जो है बढ़ रहा है और आपके महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा भी योगदान दिया ऑब्वियसली सेंटर के उस पे साथ मिलजुल के। सर उस सवाल में ये आता है कि जैसे हाल ही में एक डेली वेजेस वर्कर जो बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, उन्हें उनके घर भेजने के लिए, जो कि जाना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली वो इधर जो है काम से बिलक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, कई कई चीजों में, सर उसके लिए सरकार ने एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वो फॉर्म लेंगे और वहां से फिर वो आगे की कार्रवाई होगी उन्हें घर भेजने की। सर इस चीज को आप कैसे देखते हैं और क्या वो प्रोटोकॉल सही ढंग से फॉलो हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू करते समय ये फैसला है, लेकिन बड़े पैमाने पर मजदूर पूरे देश में है। लगभग अगर पूरे देश का हम देख लें तो 5 से 10 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने जाने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। नोडल ऑफिसर है, वो परमिशन लेंगे, ट्रेन से लोग जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह नियमों के तहत परमिशन देना, फिर मूव कराना, हमें लगता है इतना एक कठिन मरहला है, जिसको अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह से डिटेल मांगते हैं। नोडल ऑफिसर कोई कहता है कि इस तरह फॉर्मेट में दो, उस तरह फॉर्मेट में दो। केंद्र सरकार ने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, कोई एक यूनिफॉर्म रूल्स नहीं बनाए। हमें लगता है लॉकडाउन जब लेना था, लॉकडाउन का फैसला तब लिया नहीं गया, विदेशी यात्रियों को रोका नहीं गया, लॉकडाउन ऐलान करने से पहले एक्सरसाइज की नहीं गई।
मजदूरों को लेकर ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन नियम जिस तरह से बनाने चाहिए थे बनाए नहीं गए। और जितनी तादाद में लोगों को भेजना है उतनी तादाद में लोग नहीं जा रहे हैं, बेचैनी है। कुछ लोग पैदल चलने लगे, कुछ लोग प्राइवेट वाहनों से निकल पड़े हैं। तो हमें लगता है जिस तरह सर वो से हाल ही नियम में वो बनाए गए। ट्रेन ट्रेन में पे भी कुचलने की बात आ रही है, कई लोग चल पड़े। और सर उस पे नहीं नहीं, क्या वो आपकी ट्रेन दृष्टि? ट्रेन का हादसा हो गया, सड़क पे कुछ हादसे हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो गांव के लोग हैं उनके घर से, मुंबई जैसा शहर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीमार है लोग, या शहरों में बीमार है, तो गांव से उन पे दबाव बनता है। खाने को लेके वो परेशान है, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ इलाकों में हो सकता है इक्का दुक्का कहीं खाना नहीं मिल रहा हो, लेकिन मुंबई शहर में 6.5 लाख फूड पैकेट तो सिर्फ महानगर पालिका के जरिए सरकार के पैसे से बांटा जा रहा है। एनजीओ उतनी ही संख्या में काम कर रहे हैं। राशन देने का काम सरकार कर रही है, एनजीओ कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो कोई भूख से मर रहा है या भूख के कारण भाग रहा है, ऐसा नहीं। गांव के लोगों का इमोशनल दबाव है, इसलिए लोग जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से नियमावली है उसमें देरी हो रही है। 1200 लोगों की लिस्ट बनाकर उस राज्य को भेजा जाता है, वो अप्रूवल देते हैं, फिर ट्रेन की रिक्विजिशन होती है, फिर उनको दोबारा ट्रेन में बैठाने के बाद फिर उनसे मान्यता ली जाती है। तो जिस तरह का प्रोसेस है उसमें देरी के कारण लोगों के सब्र कहीं ना कहीं टूट रहा है, और लोग पैदल चल पड़ रहे हैं, प्राइवेट वाहनों से निकल पड़ रहे हैं, कुछ लोग तो ट्रकों में बैठ रहे हैं। हमें लगता है जितनी संख्या है उतनी सरलता से लोगों को जाने नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हालात बन रहे हैं। हमने तो ये भी फैसला किया है कि हमारे एसटी की बसेस हम मुफ्त में चलाएंगे। जो ट्रेन से लोग जा रहे हैं उनका किराया भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री निधि से भरा जाएगा, और बसेस भी हम एसटी की मुफ्त में चलाएंगे। जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे मजदूर हैं उनको महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। तो हमें लगता है हम अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नियम होम डिपार्टमेंट का बनाया गया है उसमें बड़ी जटिलता है, राज्य सरकारों का अड़ियल रवैया है, जिसके कारण जितनी तेजी से होना चाहिए था लोगों को भेजने का काम नहीं हो पा रहा है। सर एक हाल ही में बहुत बड़ी एक आप भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे भी बहुत बड़ी खबर सर्कुलेशन में है कि जो शराब के दारू के ठेके खोले गए हैं। तो उस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसकी, उस नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो सर उसको कैसे देखते हैं? और महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी ये खुद से देखा गया है कि ये चीज हुई है। सर आपका क्या कहना है उस पे, उस खबर के लिए, और कैसे आप उसको देखते हैं सर? देखिए, जो शराब पीने वाले हैं वो रुक नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं ब्लैक से शराब बिक रही थी, और लीगल नहीं तो इलीगल शराब की भट्टियां भी चालू हो गई थी और चीजें थी। लेकिन जब केंद्र सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया तो शराब की दुकानें खुली। लेकिन पहले दिन जिस तरह से भीड़ उमड़ी, हमें लगता है आउटलेट, एक तो हमारे महाराष्ट्र में आउटलेट कम है, 1975 के बाद से कोई नया लाइसेंस लिया नहीं गया। तो जितनी आबादी है उसकी तुलना में, पीने वालों की संख्या की तुलना में दुकान कम है, तो भीड़ उमड़ी थी, ये सच्चाई है। मुंबई में कहीं ना कहीं दूसरे दिन निर्णय लेके बंद कराया गया, लेकिन उसको लेके जो लोग शराब खरीदना चाहते हैं, कुछ दूसरे भी उपाय हो रहे हैं। क्या रेस्टोरेंट जहाँ पे बार है, परमिट रूम है, उन्हें बंद बोतलें बेचने का परमिशन दे दिया जाए, एक उस पर भी विचार हो रहा है। ऑनलाइन कोई बुकिंग कर दे और उसे टाइम दे दिया जाए, उसके बाद उस समय पे आके वो लेके चले जाए, या होम डिलीवरी देने का कोई सिस्टम बनाया जाए। तो अलग अलग पर्याय हैं। शराब की दुकानें खोलने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए क्या पर्याय हो सकता है? क्या परमिट रूम को भी परमिशन बोतलें बेचने की दी जाए, लाइन ना लगे इसलिए ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम बनाया जाए, घर में होम डिलीवरी का कोई सिस्टम बनाया जाए। ये सब अलग अलग बिंदुओं पे पर्याय पे विचार हो रहा है, जल्दी इस पर फैसला होगा। सर और जो है जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एक लॉकडाउन की महाराष्ट्र के लिए हिसाब से भी, जिसे खास करके मुंबई की बात कर रहा हूं जो रेड जोन में है, 16 तारीख की डेट देख रहे हैं लोग खुलने के लिए। सर क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार और हमारी ऑब्वियसली पब्लिक के योगदान से हम इतने सक्षम हो गए हैं कि 16 को हम ये लॉकडाउन खोल देंगे? देखिए, 3 दिन पहले हम लोगों की एक कैबिनेट की सब कमेटी है जो इकोनॉमी को रिवाइव करना, कंपनी कारखाने कारोबार को किस तरह से आगे बढ़ाना, स्कूल एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या सिस्टम होगा, किन किन वर्गों के लिए क्या सुविधाएं देना है, इसको लेके एक गहन बैठक 3 दिन पहले हुई, जिसमें और कुछ सुझाव सामने आए। अब वो कैबिनेट के सामने जाया जाएगा। जब तक कोरोना का इलाज नहीं आ जाता
लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, ये अगर कोई मान लेगा तो हमें लगता है गलतफहमी है। कोरोना के साथ-साथ जीना सीखना पड़ेगा, कोरोना को रहते हुए कारोबार करना पड़ेगा, कोरोना के साथ-साथ कारखाने चलाने पड़ेंगे, सरकारी दफ्तर चलाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या नियमावली बनानी चाहिए, किस तरह से सामाजिक दूरी बनी रहे, बीमार लोग ना हो, इस तरह से चीज़ें बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ये सोचेगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से जैसे दुनिया चल रही थी या महाराष्ट्र या मुंबई चल रहा था, देश चल रहा था, वैसे चलेगा, हमें लगता है ये संभव नहीं है। जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं आ जाता, तब तक बहुत सारे निर्बंधों के साथ चीजें खुलेंगी धीरे-धीरे। ग्रीन ज़ोन हो, ऑरेंज ज़ोन हो, रेड ज़ोन में हो, क्या-क्या चीजें खोलनी है, कैसे खोलनी है, निर्बंधों के साथ-साथ कैसे इकोनॉमी को खड़ा करना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को हाथ में आमदनी के जराये पैदा करना है, अगली कैबिनेट में मीटिंग होगी। लेकिन जैसे सारी चीजें चल रही थी, वैसे ही पूरी तरह से परिस्थितियां वैसी हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाता, तब तक कुछ चीजों को सभी को एहतियात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कुछ निर्णय आने वाले दिनों में होंगे। सर, और एक इसी प्रश्न में से एक और प्रश्न सर, क्या आपको लगता है कि 16 तारीख के बाद जो निर्णय आएंगे उसके हिसाब से कुछ हद तक कहीं जगह पर खोला जाएगा और कहीं जगह पर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे जैसे और जगह चल रहा है जस्ट इकोनॉमी को मूव ऑन करने के लिए? इकोनॉमी है, कारोबार है, लोगों को रोजगार है, लोग अब 1.5 महीने बेकार बेरोजगार बैठे हैं, कितने दिन बैठ के बेचारे खाएंगे? तो बेरोजगारी को भी एड्रेस करना पड़ेगा, कारोबार को एड्रेस करना पड़ेगा, सरकारी रेवेन्यू को एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब चीजें कैबिनेट की मीटिंग में तय होंगी, लेकिन जैसे पहले सभी चीजें चल रही थी वैसे नहीं है। कुछ बंधन बंदिश को कायम रख के धीरे धीरे चीजों को पटरी पे लाने का निर्णय होगा और धीरे धीरे चीजों को पटरी पे लाया जाएगा। लोगों की जीवन शैली बदलेगी, बदलना पड़ेगा। जिस तरह से पहले लोग रहते थे उसी तरह से सब कुछ होगा। हमें लगता है शादी ब्याह सामूहिक कार्यक्रम भीड़ भाड़ के कार्यक्रम, इसको तो जब तक कोई बीमारी का इलाज नहीं आएगा, जब तक कोई भी परमिशन नहीं दी जा सकती। सर, और एक आखिर में आपसे है कि रमजान को देखते हुए प्लीज अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम पे लोगों को ताकि वो और उनमें संयम आए, उसको देखते हुए प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप जरूर कह सकते हैं हमारे माध्यम से। देखिए, सभी त्योहारों में लोगों ने सहयोग दिया है, रमजान में विशेषकर तरावी की नमाज लोगों ने घर में पढ़ी। सभी चीजें जो भी सरकार कह रही है लोग उस पर अमल कर रहे हैं। हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सरकार की बातों को मान रहे हैं। आने वाले दिनों में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बीमारी की लड़ाई में आप जिस तरह से भी सरकार आपको गाइडलाइन देगी उसका आप पालन करें, ताकि बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और जो भी निर्णय सरकार करेगी, आप लोगों ने सहयोग दिया है, आगे भी सहयोग दें, हम अपेक्षा करते हैं। और इस लड़ाई में आप सभी लोग, जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कहीं-कहीं खबर आ जाती है कि पुलिस वालों से झड़प हो गई, पुलिस वालों से हाथापाई हो गई। कुछ लोग डॉक्टरों की बहुत सारे नुक्स निकालते हैं। ये बात सच है कि 24 घंटा पुलिस, डॉक्टर, सरकारी अमला काम कर रहा है, वो भी कहीं न कहीं इंसान है, परेशान होता होगा। तो उनकी भी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और कहीं न कहीं उनको सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें और बीमारी को जल्दी हराएँ। हम इतनी विनती करते हैं लोगों से। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक जी, जिनका कहना है रमजान में भी जैसे और त्योहारों में भी जैसे लोगों ने संयम दिखाया है, वैसे रमजान के महीने में भी सब संयम दिखाएं। सरकार कोई ना कोई विशेष निर्णय के साथ आएगी 16 तारीख के बाद और सारी जो अर्थव्यवस्था है वो वापस से चालू होगी। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।